Good morning, students. Yesterday we have completed the chapter Fiber to Fabric. Now we will do the exercises of the chapter. Okay, let us do the exercise. There are 9 questions in this exercise. We will do it today itself. Okay. The first question of exercise is you must be familiar with the following nursery rhyme. आपने बच्चों ये नर्सरी राइम सुनी होगी, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल. आपने सुना है. दूसरी नर्सरी राइम है मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वॉज वाइट एज अ स्नो. ओके, तो ये दोनों लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर्स करने हैं. आंसर द फॉलोइंग. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैज़ वुल. आपको बताना है कि ब्लैक शीप के किस पार्ट में वुल होता है. हमने पढ़ा है ना बच्चों इसका आंसर. क्या है इसका आंसर? फ्लीस. इट्स आंसर इज फ्लीस. सॉरी, इसका आंसर है फ्लीस. FLEECE. ओके. सेकेंड वन. व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प. वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प का क्या मतलब है, आप बताइए मुझे. मीन्स द कलर ऑफ हेयर ऑन द फ्लीस इज़ वाइट. ये भी एक मतलब हो सकता है. या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द अपर लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द फ्लीस ऑफ द लैम्प इज़ वाइट इन कलर. ओके. वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प मीन्स द अपर लेयर ऑफ द स्किन हैज़ वाइट हेयर्स. ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसकी मीनिंग वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प की. upper layer of skin has white hairs. ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट में आप लिखेंगे ब्लैक शेप हैज़ वुल, विच पार्ट हैज़ वुल में फ्लीस आंसर लिखेंगे. सेकंड में आप लिखेंगे वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प का मतलब अपर लेयर ऑफ स्किन हैज़ वाइट हेयर्स. ठीक है, इसको फर्स भी बोलते हैं कहीं कहीं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिल्क वर्म इज़ अ कैटरपिलर अ लार्वा. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपको बताना है कि सिल्क वर्म कैटरपिलर लार्वा में से क्या है. ऑप्शंस क्या है. फर्स्ट ऑप्शन है ए मतलब केवल कैटरपिलर है. बी मतलब केवल लार्वा है. थर्ड ऑप्शन इज़ बी बोथ ए एंड बी मतलब कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नीदर ए और नॉर बी मतलब कि ना तो वो कैटरपिलर है ना लार्वा है. आप बताइए मुझे क्या होगा आंसर. मैंने आपको बता रखा है सिल्क वर्म जो है वो लार्वा है और लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं. तो आंसर इज़ थर्ड बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल. इसमें से कौन वुल नहीं देता. ठीक है, हमने पढ़ा है याक देता है, कैमल देता है, गोट भी देती है, पर वुली डॉग. कोई ऐसा डॉग आपने सुना है जिससे वुल निकाला जाता हो. नहीं होता. द आंसर इज फोर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स. बच्चों आपको मैंने ये सारे टर्म्स लिखवाए हैं. रेयरिंग, शेयरिंग, सेरीकल्चर. शेयरिंग और सेरीकल्चर तो मैंने लिखवाया है. रेयरिंग हमने लिखा है या नहीं मैं चेक करती हूँ. ओके, मुझे लगता है हमने रेयरिंग भी लिखी है. आइए देखते हैं. अगर आपने नहीं भी लिखा है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ आपको कहाँ से लिखना है. ठीक है. रेयरिंग की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखोगे. मुझे लगता है हमने रेयरिंग शायद नहीं लिखी है. रेयरिंग की डेफिनेशन
ओके नहीं लिखी है, रेयरिंग मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। और शेयरिंग तो आपको दिख रहा होगा, शेयरिंग हमने लिखा भी है। शेयरिंग हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, द फ्लीस से लेकर के थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये आप शेयरिंग में लिख लोगे। और दूसरा जो अभी हमने देखा रेयरिंग, शेयरिंग और क्या था, सेरिकल्चर था। सेरिकल्चर भी हमने पढ़ रखा है, सेरिकल्चर आपने कॉपी में भी लिख रखा है, सेरिकल्चर भी आप लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है बच्चों। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। लेकिन रेयरिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रेयरिंग क्या होता है, रेयरिंग मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। रेयरिंग रेयरिंग बच्चों हमने यहीं पे देखा था ना। रेयरिंग क्या होता है, रेयरिंग का मतलब भेड़ को या सिल्क के टर्म में अगर हम कहें तो सिल्कवर्म को पालना ही क्या कहलाता है, रेयरिंग, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। फॉर ऑब्टेनिंग अभी तो इसने किसके टर्म में पूछा है, ना तो वुल के टर्म में ना तो सिल्क के टर्म में, तो हम लोग जनरल लिखेंगे, है ना, क्योंकि रेयरिंग तो किसी भी एनिमल्स की हो सकती है। सो फॉर ऑब्टेनिंग सम, अगर हमने गाय को भी पाल रखा है दूध के लिए तो वो भी उसकी रेयरिंग हो गई, है ना। फॉर ऑब्टेनिंग सम यूजफुल सब्सटेंस या यूजफुल प्रोडक्ट for obtaining some useful products animals are sorry animals are reared for obtaining some useful products animals are reared, ये ई है बच्चों, ठीक है। this process सी गायब हो गया, कोई बात नहीं। this process sorry for obtaining some useful products animals animals are reared, this process is called rearing, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो then we have written all three definitions, the definition of rearing, sericulture and shearing. Okay, let us move towards the further exercise. Now question number 4 we have completed. Question number 5. Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? आपको missing steps लिखने हैं। आपको मैंने
शेयरिंग ऑफ वूल में कितने स्टेप्स लिखवाए है बच्चों? 6 स्टेप्स लिखवाए हैं ना, तो इसमें सारे के नाम लिखने हैं। शेयरिंग और सॉर्टिंग लिखा हुआ है, आपको बाकी के स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स। हमने 6 स्टेप्स देख रखे हैं, कौन कौन से हैं वो स्टेप? ये है ना बच्चों, शेयरिंग और सॉर्टिंग दिया हुआ है, बीच में आपको क्या लिखना है? स्कोरिंग। आपको क्या क्या फिल करना है? आपको सेकेंड नंबर पे स्कोरिंग फिल करना है, थर्ड नंबर सॉर्टिंग दिया हुआ है, फोर्थ नंबर पे आपको क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स फिल करना है, फिफ्थ नंबर पे आपको डाइंग फिल करना है, और सिक्स नंबर पे रोलिंग फिल करना है, ठीक है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, नाउ दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 स्टेप्स आपको वहाँ फिल करना है। आई होप आप ये फिल कर लोगे, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Make sketches of the 2 stage in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से रिलेटेड कोई भी लाइफ के 2 स्टेजेस सिल्क वर्म के आपको ड्रॉ करने हैं। हमने तो सारे स्टेजेस ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से रिलेटेड 2 स्टेजेस, तो आप इसमें कोई भी 2 स्टेज ड्रॉ कर सकते हो, जो आपका मन करे, आपको जो आसान लगे। चाहे आप ये 2 स्टेज ड्रॉ कर लीजिए, चाहे ये 2 स्टेज ड्रॉ कर लीजिए, या अगर आपको लगता है कि आप एडल्ट भी ड्रॉ करना चाहते हो तो आप एडल्ट और ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी 2 स्टेज ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये दोनों एक ही स्टेज है बेटा, ठीक है। तो इनमें से एक आप ड्रॉ करिए और उसके बाद नीचे से एक स्टेप ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आप चाहें। कोई भी 2 स्टेज को आपको ड्राइंग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the next question? Question number 6 I think we have completed. Now question number 7. Out of the following which are the 2 terms related to silk production? इन सब में से कौन से 2 ऐसे टर्म्स हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर है कि नहीं है बच्चों? सेरीकल्चर है ये टर्म रिलेटेड, क्योंकि सेरीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर तो रिलेटेड है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स तो है नहीं है। मोरिकल्चर इज ऑल्सो रिलेटेड विथ सिल्क, बिकॉज इन मोरिकल्चर, क्यों हम लोग मोरिकल्चर को इससे रिलेटेड मानते हैं? क्योंकि जो मलबरी ट्रीज़ है, मलबरी ट्री का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ मोरस अल्बा, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज़ मोरस अल्बा, इसलिए हम लोग मलबरी लीव्स की रेयरिंग, मलबरी लीव्स कौन खाता है? सिल्कवर्म खाता है। तो मलबरी लीव्स की को भी हम ग्रो करते हैं ना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्कवर्म्स को हम लोग मलबरी ट्री पे ही तो ग्रो कराते हैं। तो सेरीकल्चर को हम लोग मोरिकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मलबरी ट्रीज़ की सेरीकल्चर तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म है और ग्रोइंग ऑफ मलबरी ट्रीज़ क्या है? मोरिकल्चर। तो ये दोनों ही टर्म्स हमारे सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो 2 टर्म्स तो हमें ऑलरेडी मिल गए, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये 2 टर्म्स को भी समझेंगे कि ये क्या है। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो ये टर्म दिया हुआ है ये सिल्क वॉर्म से रिलेटेड या सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन, ठीक है, हनी बीज का पालन, ठीक है। हनी बीज को हम लोग जब ऑब्टेन करने के लिए हनी उनकी रेयरिंग करते हैं तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर में हम लोग पेड़ों को ग्रो करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द पेपर, ठीक है। पेपर के लिए हम जब पेड़ों की ग्रोइंग करते हैं तो उनको हम ट्रीज़ की ग्रोइंग करते हैं तो उसको हम लोग सिल्वीकल्चर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे जो 2 टर्म लिखने हैं वो कौन से हैं? सो सेरीकल्चर एंड मोरिकल्चर, ठीक है। और द लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 9, नो दिस इज़ नॉट लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, स्कोरिंग। स्कोरिंग को किससे मैच कर सकते हैं बताइए आप? स्कोरिंग का क्या मतलब होता है? स्कोरिंग इज़ क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, तो आप फर्स्ट को मैच करेंगे ई से, ठीक है। मलबरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कवर्म, ठीक। याक इज़ अ वूल यील्डिंग एनिमल, ठीक है।
ककून, ककून यील्ड्स सिल्क फाइबर, ठीक है। तो रीलिंग को अभी हम किसी से भी मैच नहीं कर पाएंगे, तो रीलिंग विल नॉट बी मैच्ड विथ एनीवन, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? तो हमने अभी क्या क्या मैच किया? स्कोरिंग को मैच किया हमने, स्कोरिंग को मैच किया हमने किससे? क्लीनिंग शेयर्ड स्किन से। मलबेरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कवर्म, याक इज वुल यील्डिंग एनिमल एंड ककून यील्ड सिल्क फाइबर्स, ठीक है। रीलिंग को आप किसी से भी मैच नहीं करोगे। ओके, लेट अस मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ क्रॉस पजल, क्रॉसवर्ड पजल। ये आप खुद से फिल करेंगे, इसको फिल करने से आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो 9th को आप खुद से कॉपी में फिल करके मुझे दिखाएंगे। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। आपको ये 9 क्वेश्चन पजल क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। हम लोग अभी फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है। एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हीट, ठीक है बच्चों। तो आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद वीडियोस को ध्यान से देखिए और चैप्टर को और अच्छे से समझिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे हीट। और आप सभी मुझे ये एक्सरसाइज करके कॉपी में दिखाएंगे, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम। ओके, थैंक यू वेरी मच।